एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बीटा। एंड आज हम लोग टीपीए का एक नेक्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 35 डीलिंग विद द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में तो बहुत प्रोमिनेंटली पूछी जाती है, इवन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है कि इलेक्शन के टॉपिक से अलग अलग प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल लेकिन लॉजिकल रूल बताता है कि अगर कोई पर्सन आपको एक बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन में आपकी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है। समझ आया? वो आपको एक बेनिफिट दे रहा है लेकिन उसी ट्रांजैक्शन में आपकी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो लॉ आपसे कहता है कि अब आप डिसाइड करो, आप इलेक्ट करो, या तो वो बेनिफिट ले लो या अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लो, दोनों नहीं ले सकते। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको अभी। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी, बिकॉज एक व्यक्ति क्लेम और रिजेक्ट दोनों सेम ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकता है। इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या कहता है, दैट इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी, इफ अ ट्रांसफरर ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी दैट डज नॉट बिलोंग टू हिम, वो उसकी नहीं है। जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है ना प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बट दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स। ठीक है, वो किसी और के से बिलोंग करती है, किसी और की प्रॉपर्टी है, बट उसी ट्रांसफर के सेम ट्रांजैक्शन में वो क्या कर रहा है, वो एक बेनिफिट जो है वो एक बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि मनी हो गया या लैंड हो गया, टू द रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी किसी और को दे रहा हूँ लेकिन मैं इसके बदले तुम्हें ये बेनिफिट दे रहा हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ या लैंड दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे रियल ओनर के पास, जो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, उसके पास ये चॉइस होती है, ये इलेक्शन करने का राइट होता है, दैट ही मे आइदर एक्सेप्ट द ट्रांसफर, या तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी एक थर्ड पार्टी ने ट्रांसफर की, या तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और बेनिफिट को रख ले, जो पैसा या ज़मीन इन रिटर्न मिल रही है, इन कंसिडरेशन मिल रही है, या फिर वो उस ट्रांसफर को रिजेक्ट करके बेनिफिट को डिक्लाइन कर दे और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले ले। तो ये इलेक्शन करने का जो ऑप्शन है वो रियल ओनर के पास होता है, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन और द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए ए किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है जो एक्चुअली उसकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी सी की है। ठीक है, एक पर्सन है, वो एक प्रॉपर्टी मान लो बी को दे रहा है, जबकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग्स टू सी। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग्स टू सी, यानी कि सी इज द रियल ओनर। ठीक है, लेकिन ए उसी ट्रांजैक्शन में, जो जैसे एक उसी ट्रांजैक्शन में यहाँ तो वो प्रॉपर्टी दे रहा है सी की, उसी ट्रांजैक्शन में वो सी को एक बेनिफिट दे रहा है, एक मान लो कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है या लैंड दे रहा है या कोई ज्वेलरी दे रहा है, जैसे पैसे या एट्सेट्रा। ठीक है, तो लॉ कहता है कि अभी सी के पास इलेक्शन का राइट है, सी को इलेक्ट करना होगा, इस रियल ओनर को इलेक्ट करना होगा। अगर वो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो बी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, अगर वो इस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करता है तो उसे अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और वो जो बेनिफिट है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर सी अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, वो बोलता है कि मेरे को नहीं चाहिए ये बेनिफिट और मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसे वो बेनिफिट वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा जो ए उसे दे रहा था। ठीक है, तो सिंपल लाइन याद रखो, दैट ही हु एक्सेप्ट्स अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। अगर तुम बेनिफिट ले रहे हो तो तुम्हें बर्डन भी उसका बियर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ तक हो गया इलेक्शन का कंसेप्ट बेहतर है। अब आगे इसके फर्दर रूल्स एंड पॉइंट्स समझते हैं। देखो, इलेक्शन का जो रूल है इट अप्लाइज टू बोथ टाइप ऑफ ट्रांसफर्स, ग्रेच्युटस दैट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन। ठीक है, चाहे ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन हो चाहे विद कंसिडरेशन हो, दोनों पर ही इलेक्शन का रूल अप्लाई होता है। रिमेंबर दिस, इट मे बी आस्क्ड समवेयर इन एनी क्वेश्चन, मे बी इन इंटरव्यू और इन एनी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन। अब एक कंसेप्ट आता है इलेक्शन से जुड़ा हुआ, दैट इज इम्प्लाइड इलेक्शन। कुछ केसेस में लॉ अज्यूम कर लेता है दैट यहाँ पे इम्प्लाइड इलेक्शन हुआ है। वो कैसे? इसका रूल है दैट अगर आपको कोई बेनिफिट मिला और आप उसे इंजॉय कर रहे हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के 2 साल तक, ये लिमिटेशन टाइम पीरियड याद रखना। अगर आपको बेनिफिट मिला, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि सी को जो बेनिफिट मिला ए के द्वारा, सी उसे इंजॉय कर रहा है 2 साल से और कुछ कह नहीं रहा, तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि आपने इलेक्शन कर लिया है, यू हैव एक्सेप्टेड इट, इट इज प्रिज्यूम दैट यू कन्फर्म दैट ट्रांसफर। जो बी को ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी, वो आपने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन
इफ द पर्सन डज नॉट मेक एन इलेक्शन विद इन 1 ईयर, कि अगर वो इलेक्ट नहीं कर रहा है 1 साल के अंदर अंदर, तो वहां पे होता है कि ट्रांसफरर जो है, जो ए जो था, वो डिमांड कर सकता है कि भाई डिसीजन दो, सी को बोलेगा कि डिसीजन दो, फाइनलाइज करो, आइदर यू आर कीपिंग द प्रॉपर्टी और कीपिंग द बेनिफिट. ठीक है, तो ये था हमारा implied election, that if a person is enjoying the benefit for 2 years without any protest, without any obligation, then it is presumed as per law कि आपने वो benefit को accept कर लिया है या आपने election कर लिया है. ठीक है, also remember in this कि if the person is under some legal disability, किसी legal disability से suffer कर रहे हैं, either he is a minor or he is unsound person, तो यहाँ पे election जो है वो delay होगा, wait किया जाएगा till that person becomes competent, जब तक वो व्यक्ति competent नहीं हो जाता है. ठीक है, ये सब भी points याद रखना, every point is important. and हमने basic concept पढ़ लिया है. now there are certain important terms and ऑल्सो एन एक्सेप्शन जो सेक्शन 35 में बताया गया है, वो अभी हम आगे देखेंगे. पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो. पहला है द सेम ट्रांजेक्शन. देखो, फॉर द इलेक्शन टू अप्लाई, कि ये रूल अप्लाई हो इलेक्शन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर जो हो रहा है प्रॉपर्टी का और जो बेनिफिट दिया जा रहा है रियल ओनर को, दैट मस्ट हैपन इन वन सिंगल लीगल एक्ट. ठीक है, वो वन सिंगल सेम लीगल एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए. अगर दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, another important point is the indirect beneficiaries need not to elect. अगर इस प्रोसेस में कि एक को ट्रांजैक्शन दिया, एक को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई एंड वो एक्चुअली उसका ओनर नहीं था, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है ना कि कुछ बेनिफिट जो है इस डीड के अंदर वो इनडायरेक्टली कोई और पर्सन जो है वो इंजॉय कर रहा है. ठीक है, अगर किसी और को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल गया है बट वो डीड में नहीं लिखा था, तो उन्हें इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज थे. द बेनिफिट नॉट मेंशन इन डीड, देन दे आर नॉट बाउंड टू इलेक्ट. अगर उस बेनिफिट के बारे में डीड में मेंशन नहीं है तो फिर उसके लिए वो बाउंड नहीं है टू मेक एन इलेक्शन टू डिसाइड कि वेदर ये मैंने बेनिफिट एक्सेप्ट किया या नहीं किया. इफ दैट बेनिफिट इज नॉट मेंशन इन द डीड, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज. क्लियर. थर्ड कंसेप्ट इज द डिफरेंट कैपेसिटीज रूल. याद रखना दैट एक ट्रांजैक्शन में एक पर्सन बेनिफिट को रिसीव कर सकता है इन वन कैपेसिटी लाइक एज अ ट्रस्टी, एंड इन द सेम ट्रांजैक्शन वो एक अदर व्यक्ति की तरह एक्ट कर सकता है लाइक एज एन इंडिविजुअल, और वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है. सो इन दैट कैपेसिटी ही मे एक्सेप्ट इन वन एंड ही मे रिजेक्ट इन अनदर रूल. ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक ही व्यक्ति दो कैपेसिटीज में डिसीजन ले सकता है. इन वन कैपेसिटी ही मे एक्सेप्ट द बेनिफिट एंड इन द अदर कैपेसिटी ही मे रिजेक्ट द ट्रांसफर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज रूल. ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए. सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी इज नॉट बाउंड टू इलेक्ट, एंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज रूल. अब इस इलेक्शन रूल का एक एक्सेप्शन है, उसे प्लीज याद रखना. इसको ना मैं आपको ज़्यादा अच्छे से पहले एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देन वील मूव बैक टू द थ्योरी. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए एक व्यक्ति है जिसका एक हाउस पे कोई राइट नहीं है, वो सी का घर है. ठीक है, बट स्टिल ए क्या कर रहा है, उस घर को बी को गिफ्ट दे रहा है, थर्ड पार्टी को. एंड इन द सेम डीड ए कहता है दैट आई गिव ₹1 लाख टू सी इन ल्यू ऑफ हिज हाउस, कि मैं सी को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ इन ल्यू ऑफ हिज हाउस, इन रिटर्न ऑफ हिज हाउस. ठीक है, also A separately gives a gold chain to C in that same deed as a token of friendship but not in lieu of house. ध्यान से पढ़ना कि इसी में A जो है सेपरेटली C को एक गोल्ड चेन भी दे रहा है और वो कह रहा है कि ये तो मैं एक दोस्ती के नाते दे रहा हूँ, इसका घर से कोई कनेक्शन नहीं. दिस इज नॉट इन ल्यू ऑफ द हाउस. समझ में आ रही है? 1 लाख तो उसने इन ल्यू ऑफ द हाउस दी, बट जो गोल्ड चेन दी दैट वाज नॉट इन ल्यू ऑफ द हाउस. सो नाउ हियर इफ सी वॉन्ट्स टू कीप हिज हाउस, अब सी के पास इलेक्शन का वो है, पावर है, सी हैज़ टू इलेक्ट कि वो बेनिफिट रखना चाहता है या फिर वो प्रॉपर्टी रखना चाहता है. तो अगर सी डिसाइड कर रहा है दैट ही वॉन्ट्स टू कीप हिज हाउस, वो अपने घर को रखना चाहता है, देन यहाँ क्या करना होगा, ही मस्ट गिव अप ₹1 लाख. तो उसे 1 लाख रुपए ए को वापस करने होंगे बिकॉज इट वॉज इन ल्यू ऑफ द हाउस. वो घर के बदले में थे 1 लाख रुपए, तो अब घर ले लिया तो 1 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे. बट याद रखना
he can still keep the gold chain because that was not as a compensation for house. वो gold chain अभी भी रख सकता है because वो independent gift था. that was not compensation for house, that was not in lieu of the house. ठीक है, तो ये है exception to the rule of election. अब यहाँ पे पढ़ो that if a benefit is given in lieu of property then owner must relinquish it if the property is claimed by him. कि अगर एक benefit दिया गया है property के कंटेक्स्ट में, प्रॉपर्टी के रिटर्न में, तो ओनर अगर प्रॉपर्टी रख रहा है तो उसे उस क्लेम को, उस बेनिफिट को रेलिंक्विश करना होगा, त्यागना होगा. एंड इफ ही गेट्स एनी अदर प्रॉफिट नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी देन दोज कैन बी रिटेन बाय हिम. कि अगर उस बेनिफिट के अलावा कोई और प्रॉपर्टी कोई और बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं उस पर्सन को, ओनर को, देन वो उन्हें रिटेन कर सकता है इवन इफ बाय टेकिंग अप हिज प्रॉपर्टी. ठीक है, उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है या ऑब्लिगेशन नहीं है in this rule of election. ये है exception to the rule of election. right? बस इतना ही है election का concept. क्या क्या पढ़ा हमने? We started with the doctrine of election that the real owner has to make a choice between either accepting the benefit or retaining the property. दोनों में से एक choice करनी होगी. फिर हमने जाना कि that this applies to both gratuitous and consideration based transfers. Then we understood the concept of implied elections कि if benefit enjoyed for 2 years without objection then ये presume किया जाता है that you have accepted the benefit. ठीक है, एंड फिर हमने इसमें पढ़ा कि लीगल डिसेबिलिटी अगर है, सस्टेन कर रही है, तो इलेक्शन जो है डिले होगा टिल द कॉम्पिटेंसी. फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े जैसे कि सेम ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए, दैन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज नीड नॉट टू इलेक्ट, दैन डिफरेंट कैपेसिटीज रूल, एंड देन देयर वाज एक्सेप्शन कि अगर कोई इंडिपेंडेंट बेनिफिट मिला है देन उसे सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसमें एक मैक्सिम होती है दैट में ऑल्सो बी आस्क्ड. यहाँ पे हम लिख देते हैं जो इलेक्शन के रूल से जुड़ी हुई है, दैट one cannot approbate and reprobate. क्या मतलब हुआ इसका? that you can't both accept and reject the same deed. ठीक है, और याद रखना इसका एक लैंडमार्क केस है, नाम याद रख लो, दैट इज कूपर वर्सेस कूपर, जिस केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन स्टेब्लिश किया गया था. लैंडमार्क केस है. ठीक है, कूपर वर्सेस कूपर. सो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 35 द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू द best possible manner. Now moving ahead, that we'll see next concept of apportionment, जो कि section 36 and 37 में है. Again this is another practical concept. apportionment का मतलब क्या होता है? apportionment का मतलब है प्रॉपर्टी के सेल या ट्रांसफर के बाद जो उस प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ इनकम या ऑब्लिगेशंस थी वो किस तरीके से डिवाइड की जाती हैं. दैट कंसेप्ट और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट. ठीक है, तो ये दो सेक्शंस है, सेक्शन 36 और 37. 36 में हम पढ़ते हैं कि बेनिफिट किस तरीके से डिवाइड होगा या बेनिफिट किस तरीके से प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, और 37 में हम पढ़ते हैं कि ऑब्लिगेशंस जो हैं उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई वो किस तरीके से सब लोगों में डिवाइड होंगी. ठीक है, तो 36 के साथ शुरुआत करते हैं. दैट डील्स विद द अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स. तो देखो, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट पीरियोडिक इनकम्स, पीरियोडिक पेमेंट, जैसे कि रेंट हो गया, पेंशंस हैं, एनुइटीज हैं, डिविडेंड्स हैं, या एनी अदर सिमिलर इनकम दैट इज रिसीव्ड वीकली, मंथली और ईयरली. लॉ कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी बेची या ट्रांसफ़र की गई हो जिससे रेगुलर इनकम आती हो, है ना, कोई रेगुलर इनकम जैसे कि रेंट रिसीव होता हो या और कोई इनकम रेगुलर बेसिस पर रिसीव होती है, तो वो इनकम ओनरशिप के पीरियड के हिसाब से डिवाइड होती है. ये कहता है सेक्शन 36. मान लीजिए ए के पास एक फ्लैट है जिससे वो 30,000 रुपीज़ मंथली रेंट कमाता है ना. ए के पास एक फ्लैट था और उससे वो ₹30,000 मंथली रेंट कमाता था. अब क्या हुआ, और जो रेंट है वो हर महीने के लास्ट डे पर मिलता था. अब अगर ए ने 10 जुलाई को फ्लैट बी को बेच दिया, एक व्यक्ति बी को बेच दिया 10 जुलाई को, तो अब सवाल उठता है कि जुलाई का रेंट जो 30,000 रुपये है वो किसे मिलेगा, ए को मिलेगा या बी को मिलेगा.
तो अपॉर्शनमेंट का कंसेप्ट कहता है दैट क्योंकि 10 जुलाई तक वो प्रॉपर्टी ए के पास थी, इसलिए ए को मिलेगा 10,000 रुपये, और उसके अगले 20 दिन जो थे जुलाई में वो प्रॉपर्टी बी के पास थी, इसलिए 20,000 रुपये मिलेंगे बी को। इवन दो भले ही जो रेंट है वो एट द एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, यानी कि 31 जुलाई को मिलेगा, लेकिन जो ये डिवीजन होगा वो ओनरशिप के पीरियड के बेसिस पे होगा, ये कहता है। ठीक है, पढ़ ले इसको, व्हाट द सेक्शन सेज। सो if someone sells a property that gives monthly income, but what if the sale happens in the middle of the month, हमने example से समझाया, then we should get the rent, then who should get the rent, सवाल उठता है ना, the old owner or the new owner। तो section 36 says that both will get the rent based on the number of days they owned it, जितने दिन उन लोगों ने उस property को own किया है। ठीक है, तो law कहता है that if no agreement or custom prevails or exists, then the income, y represents income are treated as accruing daily, day by day, but they are paid on regular due date like end of the month। ठीक है, जैसे कि रेंट्स हो गए, पेंशंस हैं, एन्युइटीज हैं, डिविडेंड्स हैं, ये डेली अक्रू होती हैं, हर दिन के हिसाब से तय होती है, लेकिन पेएबल तो एक रेगुलर डेट पे होती है ना, जैसे कि एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना। सो लॉजिक कहता है दैट इन सच अ सिचुएशन, अगर प्रॉपर्टी इन मिड ट्रांसफर की जा रही है, देन इनकम बिलोंग्स टू बोथ ओल्ड एंड द न्यू ओनर। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया पूरा, है ना, दिस एग्जाम्पल। सो क्या बताया सेक्शन 36 क्या बोल रहा है, इट सेज इट इंश्योर्स फेयरनेस, जिसका पीरियड जितना उसका रेंट उतना, सिंपल सी बात है, हो गया सेक्शन 36। चलो सेक्शन 37 भी देख लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, दैट डील्स विद अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सीवियरेंस। सो देखो सेक्शन 37 जो है दैट डील्स विद अ सिचुएशन व्हेन वन प्रॉपर्टी विच वाज अर्लियर अ सिंगल यूनिट इज नाउ डिवाइडेड अमंग सेवरल न्यू ओनर्स। अब क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी जो थी वो कई सारे लोगों में फर्दर ट्रांसफर कर दी गई, नाउ इट बिलोंग्स टू मल्टीपल न्यू ओनर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए ओन्ड वन बिग प्रॉपर्टी विच वॉज लीज टू ए। क्या था, एक प्रॉपर्टी थी ए की, बड़ा सा घर है ए का, ठीक है, और वो जो घर था वो लीज पे था, यानी कि रेंट पे दे रखा था ई को, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ, ए ने उस प्रॉपर्टी का जो पोर्शंस थे वो सेल कर दिए बी सी डी को, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि जो ई है, जो हर महीने रेंट पहले सिर्फ ए को देता था, वो अब रेंट किसको देगा और कितना कितना देगा। सो इट स्टेट्स दैट द बेनिफिट विल बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली अमंग द न्यू ओनर्स। जितना जितना उन लोग का हक होगा, जितना इतना उनका प्रपोर्शन होगा, उस प्रपोर्शन में ही ई उन्हें जो है वो रेंट देगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो व्यक्ति जो इनकम्स हैं वो दे रहा है ना, वो किस प्रपोर्शन में देगा, उसके पास कितनी ऑब्लिगेशंस है। तो यहाँ जो वर्ड है सीवियरेंस, यहाँ सीवियरेंस का मतलब है प्रॉपर्टी का डिवीजन, ठीक है। जब एक सिंगल प्रॉपर्टी के मल्टीपल पार्ट्स अलग अलग लोगों के पास चली जाती हैं, तो उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी ऑब्लिगेशंस भी प्रोपोर्शनेटली ही डिवाइड होती हैं। पर ये तभी होगा जब दो कंडीशंस पूरी हो। पहला, ऑब्लिगेशन सीवियर की जा सकती हो, जैसे हमने जाना यहाँ पे कि ई जो रेंट दे रहा है 30,000 रुपए का, वो सीवियर हो सकता है, अमाउंट सीवियर हो सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट ऑब्लिगेशन कैन बी सीवियर्ड, इट कैन बी डिवाइडेड। ऑल्सो सीवियरिंग इट डज नॉट इंक्रीज द बर्डन ऑन द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग इट। जरूरी है कि जो सीवियरेंस हो रहा है, अब जो अलग अलग ओनर्स में बांटी जा रही है इनकम, उससे देने वाले के ऊपर, यानी कि ई के ऊपर किसी तरीके का ओवर बर्डन नहीं हो रहा, उससे उसका बर्डन बढ़ नहीं रहा हो, जैसे कि टेनेंट का बर्डन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा हो। ये चीज़ मेक श्योर होनी चाहिए। अगर डिवाइड करने से परफॉर्मर के लिए मुश्किलात हो रही है, इट्स मेकिंग इट हार्डर फॉर द परफॉर्मर, लाइक टेनेंट पेइंग द रेंट टू 3 people सेपरेटली, देन इट मस्ट बी परफॉर्म्ड jointly under the direction of all the owners, ठीक है। if the obligation cannot be severed or severing it makes it hard to perform, then it must be performed as per the joint direction of all the new owners। जो भी वो लोग jointly decide करते हैं उसके हिसाब से फिर परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 37 अप्लाइज टू बोथ, बेनिफिट्स पे भी जो रेंट रिसीव हो रहे हैं, ऑब्लिगेशंस पे भी जो भी ड्यूटीज हैं टू पे और मेंटेन, है ना। एंड डिवीजन जो है वो फेयर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और किसी तरीके की वो हार्डशिप ना इंक्रीज करे, ये मेक श्योर करना चाहिए। ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट कि द रूल अप्लाइज ओनली एंड ओनली आफ्टर प्रॉपर नोटिस इज गिवन टू द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द ऑब्लिगेशन, ठीक है। मतलब आपने ए ने किसी और को दे दिया और ई जो मंथली रेंट देता था उसे पता ही नहीं चला, और अब उसे नोटिस ही नहीं है कि उसे किसको देना है, किस प्रपोर्शन में देना है, तो नहीं, तब यहाँ पे फिर ये अपॉर्शनमेंट रूल अप्लाई नहीं होगा। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले प्रॉपर नोटिस दिया जाए टू द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द ऑब्लिगेशन, ठीक है। वी हैव एन एग्जाम्पल हियर
कि ए का एक घर था, ए ने वो घर लीज पे दे रखा था ई को। अब क्या हुआ, ए ने उस घर को बेच दिया बी, सी और डी को इस प्रपोर्शन में। बी को गया 50% हाउस, सी को 25% या डी को 25%, ठीक है। और जो रेंट पहले वो ए को देता था वो था 30 रुपीज प्लस 1 शीप एवरी मंथ, ठीक है, 30 रुपये और एक शीप देता था। अब ई किस तरीके से देगा बी सी डी को, बी को देगा 15, आधा 30 का आधा 15 हो गया, सी को देना है 25% यानी 7.5 और डी को भी 25% यानी कि 7.5, तो वो ये देगा इन प्रपोर्शन में। अब बात आई कि एक शीप को किस तरीके से बांटा जाए, अब शीप को काट थोड़ी देंगे, तो यहाँ पे ये है शीप जो है वो जॉइंटली तीनों के पास रहेगी और या फिर उस इंस्ट्रक्शन में दी जाएगी जैसे ही तीनों डिसाइड करें। अगर तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई शीप बी के पास जाए या शीप डी के पास जाए तो वो एज पर द जॉइंट इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। दैट शुड बी डिलीवर्ड जॉइंटली टू ऑल द थ्री एज पर देयर कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन। तो ये है हमारा अपॉर्शनमेंट का कंसेप्ट। याद रखना ये सेक्शन 37 का एक एक्सेप्शन भी है, दैट दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू लीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। जो लीज एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए दी गई हैं उस पर अप्लाई नहीं होता है अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाइज अदरवाइज। जब तक अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ अदरवाइज नोटिफाई करते हैं दैट्स एन एक्सेप्शन, अदरवाइज लीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस पे अप्लाई नहीं होती है। देखो ऑब्जेक्टिव बेस में ये पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा 36 एंड 37। 36 बात कर रहा था डिवीजन ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स की एंड 37 बात कर रहा है डिवीजन ऑफ ऑब्लिगेशंस की, ठीक है, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग मल्टीपल न्यू ओनर्स, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने 35 से 37 कवर कर लिया है। दीज ऑल द थ्री वर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल डॉक्ट्रीन्स, है ना, इलेक्शन, अपॉर्शनमेंट्स। सो आई होप इट्स क्लियर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वील कवर द फर्दर सेक्शंस। अभी क्या है 37 के बाद ना 38, 39, 40 दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हो रहे हैं सेल से पहले, तो सेल से पहले इंपॉर्टेंट है 41 जो ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करता है, फिर आपका 52 लिस्ट पेंडेंस, 53 एंड 53A। मैं ये 4 कवर करूंगी अगले सेशन में। उसके बाद हम लोग 53 ऑनवर्ड सेल कवर करेंगे उससे अगले लेक्चर में, ठीक है। उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, बाय।